नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। अन्नदाता किसान वो जो अपनी मेहनत के दम पर अपनी पूरी आस के साथ खेतों में फसल को बोता है। उसे उम्मीद होती है कि जब उसकी फसल पककर तैयार होगी तो वो उसे मंडी में बेचकर अपने घर की जरूरतों को पूरा कर लेगा। किसान वो जो अपनी जरूरतों को उसकी फसल के पकने तक रोक कर रखता है, लेकिन कई बार उसके साथ वो होता है जिसका उसे हमेशा से ही डर होता है, यानी बेमौसम बरसात। ये बेमौसम बरसात किसान के ऊपर ऐसे कहर बनकर टूटती है कि अपनी जीतोड़ मेहनत से सबका पेट भरने वाला वो किसान खुद भूखा रहने को मजबूर हो जाता है। कर्ज की मार उसे पहले से ही तोड़ रही होती है और इस बेमौसमी बरसात से जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, अपनी बची कुची फसल को मंडी लेकर जाता है और उसे खरीदे जाने की मांग करता है। कई बार यहां भी देरी हो जाती है। किसान पहले प्रकृति से जूझता है और फिर अपने हक के लिए वादों से। किसान हरियाणा में भी परेशानी में है। शहर में फसल की खरीद 1 तारीख से शुरू होने की बात की गई थी, जिसके बाद हरियाणा के कई जिलों में खरीद शुरू भी हुई, लेकिन कई जगह अब तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है, जिससे किसानों में रोष है। सरकार की नाकामी है। जितने पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था 1 अप्रैल से किसानों की फसल को सरकारी खरीद करने के बाद लोड भी करवाया जाएगा और उनकी 72 घंटे के अंदर पेमेंट भी देंगे। अगर पेमेंट ना हुई तो 9% के सहित ब्याज देकर उनकी रकम की अदायगी की जाएगी। लेकिन ये एक खोखले दावे हैं सरकार के, जो किसानों को बहकाने के लिए किए जाते हैं। और आपदा और वादों के बीच जूझता हुआ किसान बेहद परेशानी में है। फसल जो है वो खरीदने में देरी हो रही है, ये बात किसान लगातार कह रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से 1 तारीख से फसल खरीदने की बात की गई है। कई जगह फसल समय से खरीदी भी जा रही है, लेकिन कई जगह किसान बेहद परेशान हैं। अपनी फसलों को लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगह उनकी तुलाई नहीं हो पा रही। इस वजह से किसान गुस्से में भी है, परेशानी में भी हैं और कई जगह खरीद जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। इसके लिए विपक्ष की तरफ से भी सरकार पर निशाना बार बार साधा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि फसल खरीद को लेकर कई सवाल उन्होंने उठाए। और अब आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, रविंद्र सिंह झुल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, रजवंत दहीनवाल इनेलो प्रवक्ता जुड़े हैं और स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ इस आज की डिबेट में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। सबसे पहले मैं सीधा स्वामी इंद्र जी के पास आना चाहूंगा, किसान नेता हैं। सर, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं मंडी में जब किसान अपनी फसल को लेकर पहुंचता है? देखिए, सबसे पहले आप देखिए, आप तमाम मंडियों का हम अगर दौरा करते हैं और देखते हैं, वहां पे किसानों को ईद का जो गेट है वो गेट पास नहीं मिल पा रहे। और जबकि आज किसान जो है मौसम की मार झेल रहा है, वहां सरकार के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाना ये लगातार जारी है। आप देख सकते हैं मंडियों के अंदर आवारा पशु, जबकि हमारी फसल लगभग 40 से 50% जो फसल हमारी ओलावृष्टि के कारण जो है सरसों की और गेहूं की खराब हुई है। ऐसे में अगर मंडियों के अंदर आवारा पशु होंगे तो किसान कहां अपनी फसल बेच पाएगा? अत्रे जी पेवा से आते हैं, अत्रे जी बता सकते हैं कि पेवा की मंडी के अंदर आज भी आवारा पशुओं को बांधा गया हुआ है। वहां पर मंडी के अंदर गौशाला बनाकर रखा गया है पशुओं को। तो क्या बीजेपी सरकार बता सकती है कि मंडियां गौशाला के लिए है कि किसान के अनाज के लिए? दूसरी बात, आज मौसम की मार की वजह से हमारा जो लश्टर लॉस हुआ है
और सरकार द्वारा सीधा सीधा हमारी जो भाव में कटौती जो है 35 रुपए प्रति क्विंटल की कर दी गई है, वो किसान के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात होगा। अगर एक किसान की 4 क्विंटल फसल हमारी खराब होगी, मान लीजिए एवरेज, तो लगभग 8,000 रुपये नुकसान हमारे को वैसे हो चुका है। ऊपर सरकार 35 रुपए प्रति क्विंटल हमारे जो वसूली कर रही है नष्ट लॉस के नाम की, तो ये किसान कहां से दे पाएगा? क्या सरकार को मालूम नहीं कि आज प्रदेश का किसान की स्थिति क्या है? पर मैं समझता हूं सरकार चंद पूंजीपतियों को फायदा बचाने के लिए ऐसी कार्रवाई करती है ताकि किसानों का किसी से मोह भंग हो जाए और किसान अपनी खेती जो है औने पौने भाव में जो है बेच दे, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ किसान चला जाए और किसान खेती से दूर हो जाए। जी प्रवीण अत्रे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या आपके पास जवाब है क्यों देरी हो रही है? किसान पहले से ही बेमौसम बरसात से परेशानी उनके पास उनके सर पर है और कई जगह अभी भी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। अभी जैसे आप स्वामींद्र जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं का उन्होंने मुद्दा उठाया, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं स्वामींद्र जी से एक बात कहूंगा कि इन्होंने जो पेवा मंडी का यहाँ पे जिक्र किया और इन्होंने कहा पेवा मंडी में गौशाला बनाई हुई है, स्वामींद्र जी को जिसने भी ये जानकारी दी है उसने इनको गलत जानकारी दी। पेवा मंडी में गौशाला नहीं है। अगर जिस व्यक्ति ने इनको जानकारी सही दी होती तो वो ये बताता कि पेवा मंडी की बैक साइड के अंदर एक खाली ग्राउंड था जिसको हैफेड ग्राउंड बोला जाता था। उसको हैफेड ग्राउंड इसलिए बोलते थे कि हैफेड का राइस मिल जो है उसके बगल में लगी हुई, वहां पे सरकार ने ये व्यवस्था की थी, वो मंडी में नहीं है। पहली चीज तो इसको करेक्ट करें स्वामींद्र। दूसरी बात, देखिए जो बात यहाँ पे जिसका जिक्र स्वामींद्र ने किया, हालांकि मैं फिर एक बात कहूंगा स्वामींद्र से, किसान लगातार मेहनत करता है, 6 महीने की मेहनत के बाद उसकी फसल आती है तो उसको ये उम्मीद होती है कि वो अपनी फसल मंडी में बेच के आएगा और उससे वो अपने रोजमर्रा के जो भी उसकी जरूरियात है उनको वो पूरा करेगा। ये सब अब जानते हैं, बहुत मेहनत करता है किसान और हमेशा से किसान जो किसानी है वो रिस्क जोन में रही है, क्योंकि जो मौसम है, मौसम का बहुत बड़ा प्रभाव जो है हमारी खेती के ऊपर पड़ता है, हम सब जानते हैं। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस सीजन में जिस तरह से बेमौसमी बारिश हुई उससे किसान के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ा। किसान की फसल के ऊपर उसका प्रभाव इस तरह से पड़ा जैसे गेहूं के अंदर मस्टर लॉस, जिसका स्वामींद्र जी जिक्र कर रहे थे, मस्टर लॉस हुआ। इस तरह की समस्या किसान के साथ जब भी आई है, जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल सत्ता में आए हैं, सरकार किसान के साथ आके खड़ी हो गई कि किसान की इस समस्या या इस परेशानी को सरकार झेलेगी। ये साबित किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। किस तरह की समस्या से चेतन जी हम 2015 में भी जूझे, इसी तरह से बिल्कुल लास्ट में आके बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और गेहूं जो है वो खराब हुई, सरसों का नुकसान हुआ। 1190 करोड़ रुपया उस वक्त हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसानों को मुआवजे के तौर पे दिया था कि किसान भाइयों को इस तरह का जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार ने की। और अब भी जिस तरह से किसान भाइयों के सामने ये समस्या आई है बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जो फसल का नुकसान हुआ है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में भी कह चुके हैं और सार्वजनिक मंचों से बार बार कह रहे हैं कि इसका मुआवजा मई तक किसान भाइयों के खाते में होगा। ये हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। पहली बात, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से बाद अगर आप चेतन जी देखेंगे, जब जब प्रदेश के किसान के सामने इस तरह की कोई समस्या आई है, उस समस्या का भुगतान हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसान की पीठ के पीछे चट्टान की तरह खड़े होकर पूरा किया। और मैं जब कभी भी चर्चा में बैठता हूं चेतन जी, तो मैं अक्सर फिगर्स के ऊपर बात करता हूं, मैं आंकड़े देके बताता हूं कि वर्तमान सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश के किसान को आपदा प्रबंधन में जो मुआवजा दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो किसान को मुआवजा मिला, इस सरकार के कार्यकाल के सारे मुआवजे को अगर हम देखें लगभग 10,000 करोड़ रुपया पिछले 8.5 साल से सरकार किसान भाइयों को दे चुकी है। और मैं दावा करता हूं कि 1966 से लेकर 2014 तक जितनी सरकारें हरियाणा प्रदेश की रही, उनके द्वारा दिए गए कुल मुआवजे का टोटल भी 10,000 करोड़ रुपया नहीं बैठ। पहली बात तो ये, हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। देखिए, प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, इसलिए प्रकृति ने जो नुकसान किया है वो रोकना तो सरकार के बस में नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना सरकार के हाथ में, जो सरकार हमेशा की तरह करेगी। अब विषय आ जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
देखिए हुडा साहब नहीं को पूरी राजनीति प्रवीण जी, मैं आता हूं आपके पास और लोगों से भी रिएक्शन इस बात पे ले लेते हैं, उसके बाद फिर संजय मैं एक लाइन में पूरा कर दूं, उसके बाद आप रिएक्शन ले लीजिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुडा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बात कर रहे थे कि साहब देखिए किसान की सरसों नहीं खरीदी जा रही है, तो हुडा साहब को पहले आत्ममंथन करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि साहब आप 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो दिन बता दीजिए जब आपने सरकार किसान का एक दाना सरसों का खरीदा हो। आपने ना तो कभी किसान की सरसों खरीदी, ना बाजरा खरीदा, ना कभी आपने मूंग खरीदी, ना सूरजमुखी खरीदी, लेकिन आप यहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं कि साहब सरकार जो है वो फसल लेट खरीद हो रही है। तो आप पहले आत्ममंथन कीजिए, अपनी बात कहने से पहले अपने गिरबान में झांकिए, फिर अपनी बात रखिए। ये मेरी सलाह है हुडा साहब। ठीक है प्रवीण जी। रविंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? आपने बात सुनी स्वामी इंद्र की भी और प्रवीण अत्रे जी की बात आपने सुनी, क्या कुछ कहेंगे आप? आवाज थोड़ी सी कम आ रही है मुझे, तो इसलिए एक आधी चीज में डिस्कनेक्ट कर दूं तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। जी। जहां तक बात सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो पीसी है, पीसी पूरी तरह से फैक्चुअल चीजों के ऊपर रही, उसको डिनाई करना या उसके ऊपर बात करने का कोई मतलब इनके पास में इसलिए नहीं रहता है क्योंकि फैक्चुअल बात करने की जगह ये उन बातों को भूलते हैं उस समय की जब हुड्डा साहब के टाइम की इन्होंने कुछ खरीद की शायद प्रवीण अत्रे जी बात कर रहे थे, उस समय पर ये कहा गया था हुड्डा तेरे राज में जी गई जहाज में, ये एक ऐसा नारा लगा था कांग्रेस सरकार के दौरान। ये भी समझिए किस तरह मतलब था कि फसलों के दाम जो है इतने ज्यादा थे किसानों के पास में कि उनको ये लगता था, तो उसमें लोगों ने नारा दिया था। अब इनके समय में जो बद पिट रही है उसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, चाहे इन्होंने कितने दावे लगाए होंगे, स्वामीनाथन आयोग की बात कर देंगे, फिर ये भावांतर योजना के भरपाई की बात कर देंगे, हर जगह पे कोटा सिस्टम है, हर उस कोटा कह रहा हूं मैं जो आपकी जो वो लगाई हुई है, सीलिंग लगाई हुई है, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं जिसके कारण से लोग परेशान हैं। कितने प्रतिशत इन्होंने गन्ने का दाम बढ़ाया इस प्रदेश को बहुत अच्छी तरह से पता है, हमने कितना बढ़ाया था अपने राज के दौरान ये भी इनको अच्छी तरह से पता है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अभी मुआवजे के ऊपर आ जाते, बार बार मुआवजे के ऊपर आ जाते। मैं इनको ये कहता हूं कि आप व्हाइट पेपर लेकर के आइए किस चीज का कि भी आपने उस समय की जो इन्फ्लेशन रेट जो है उसके हिसाब से मुआवजा कितना दिया था। आप ये मत कहिए कि आज के दिन में, अगर आज के दिन के रेट को अगर मुआवजे की जो रुपए हैं उसको पुराने समय से आज से 20 साल पहले से 15 साल पहले से 30 साल पहले से करेंगे आप कंपेयर, तो ये पूरी तरह से नाजायज है। पहली बात, उस समय पर 9 रुपए 8 रुपए 7 रुपए तक रेट हुआ करते डीजल के, आज उन्होंने उठा करके मार्केट के साथ में उठा करके 100 रुपए रेट किया हुआ। तो जो आज के दिन में मुआवजा मिल रहा है वो उस तरह के मुआवजे के कंपेरिजन में कहाँ पे स्टैंड करता है, ये भी इनको बताना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भी आज बहुत लंबा चौड़ा काउंटिंग का विषय नहीं है ये। जो पुराने समय का जितना भी रिकॉर्ड निकालिए, आप ये निकालिए कि उस समय पर डीजल का जो फसलों का लगाने का जो क्या रेट था, क्या भाव था, और उसके हिसाब से आज का रेट निकाल करके लौटता हूं मैं आप दोनों के पास, लौटता हूं रजवंत जी के पास मैं जाना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे रजवंत जी? आप एक जवाब दे दूं? मैं आता हूँ प्रवीण जी आपके पास आता हूँ, रिएक्शन ले लें, एक बार रिएक्शन ले लें यहाँ से भी, मैं आपके पास लौटता हूँ, आता हूँ आपके पास। जी रजवंत जी बोलिए। बात बार किसानों की आती है और सरकार ये कह देती है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ है, किसानों की अभी जैसे बात बार बार कर लीजिए, जब से ये सरकार आई है किसानों के नाम पर, मतलब इनका काम है राजनीति करना। अकेले अगर ये बार बार एक आंकड़ों की बात कर रहे थे कि हमने 1100 करोड़ रुपए किसानों को दे दिया, अभी रविंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि उस समय की तुलना लगभग अगर 20 साल पहले की अगर तुलना अगर हम आपसे करते हैं तो इनकी बात अगर यहाँ पे ठीक मान ली जाए तो ये उस समय के बता देंगे कि उस समय हरियाणा प्रदेश पर कर्जा कितना था और आज कर्जा कितना है, ये पर वो तो बताए ना। ये कहते हैं कि किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, किसानों की आय दुगनी नहीं की इन्होंने, लेकिन हाँ इन्होंने किसानों को कर्जदार करने का काम किया है। आज जो हालात मंडियों के चल रहे हैं, हर बार यही बात आती है, चर्चा भी इसी बात पर चलती है कि मंडियों का सुधार क्यों नहीं हो पा रहा। अगर सरकार पिछले, चलो पिछली सरकारों ने कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, पिछले 8 साल से तो सत्ता में आप हैं, और सत्ता में अगर आप हैं, भारतीय जनता पार्टी है, तो फिर उसके बाद ऐसी क्या वजह हो गई कि जो किसान आपके खिलाफ बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, वो लंबे समय तक जो किसान आंदोलन चला था शायद वो भी इसी सरकार में चला था, किसानों पर लाठियां बरसाने का भी काम इन्होंने किया था। ये तो अपने आप को बार बार कह देते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। एक प्रोग्राम की भी बात चल रहे थे कि खुद मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में खुद ये कहा है कि किसानों को भ्रष्टाचारी बताने का काम किया है। वो कहते हैं कि किसान 3 फसल लेता है साल में, एक सांडेर, एक सावनी और एक मुआवजे की फसल। प्रवीण अत्रे जी और उस कार्यक्रम में खुद सामने थे, सूर्य समाचार का कार्यक्रम था,
तो ऐसी भाषा बोलकर ये किसानों का सहयोगी, किसानों का कैसे कल्याण करने के काम करेंगे? ये तो किसानों को भ्रष्टाचार ही बता रहे हैं कि किसान तो मुआवजे के लिए भी एक फसल, मुआवजे को भी एक फसल बताने का काम कर रहे हैं। एक तो किसान के तो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। अब ये बारिश का मौसम आया, ऐसा बिन बुलाए मेहमान आ गया, किसान तो पहले ही मरा पड़ा था। महंगा खाद बीज हो गया, डीजल हो गया, एक तो वैसे ही उनका नहीं चल रहा था, काम नहीं चल रहा था। और अब ऐसी हालात चल गई जहां पर किसान उम्मीद ये करता था कि हमें बोनस मिलेगा, हमें सरकार से कुछ सहायता मिलेगी। सरकार से सहायता मिलने की बजाय उनको 35 रुपए का क्विंटल नुकसान और हो गया। और उसके बाद जो सुविधाएं की जो बात कर रहे हैं, मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूं, जहां पर अभी ये सरकारी खरीद की जो बात चल रही थी, 14 मार्च से सरसों हमारे दक्षिण हरियाणा में मंडियों में आनी शुरू हो गई थी। और एक बार अगर कोई भाई यहाँ पर बैठे हैं, ये भी बता दें कि खरीद शुरू कब हुई? खरीद तो हो ही नहीं रही ना, जब उनको होने कोने दामों में जो एमएसपी की वो बार बार ये बात करते कि हम एमएसपी के खरीद देंगे, एमएसपी खरीदेंगे, उनकी फसल तो खरीद ही नहीं गई। और ये बार बार ये कहते हैं कि हमने उनकी फसल खरीदी 14 मार्च से। और आप पूछ लेंगे, किसान नेता हमारे साथ हैं, उस पर भी जवाब ले लेंगे। मैं सबसे ठीक है, जल्दी से मैं रिएक्शन, आप बोल रहे थे कुछ जी, प्रवीण जी जल्दी आप बात पूरी कीजिए, 30 सेकंड आपके पास, उसके बाद फिर हम स्वामी इंद्र जी के पास आएंगे। मैं 2-3 बातें बोलूंगा जो विपक्षी मित्रों ने कही, खासतौर पर रविंदर जी ने कहा भूपेंद्र सिंह हुडा साहब की पीसी जो है वो फैक्ट पे आधारित थी। मैंने केवल एक सवाल किया था कि हुडा साहब ने सरसों की खरीद का जिक्र किया, तो ये बता दें हुडा साहब कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसान की सरसों कब खरीदी? मेरा एक सवाल तो बड़ा सीधा था ये। दूसरा, जो रविंदर जी ने बात कही कि हमने जो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा अब तक दे दिया, वो उसकी तुलना कर रहे हैं इन्फ्लेशन से। वो कह रहे हैं कि साहब ये नहीं बताते कि उस वक्त डीजल क्या भाव था, खाद क्या भाव थी, वगैरह वगैरह। मैं केवल 8.5 साल पुरानी बात कर रहा हूं। अब मैं रविंदर जी से गन्ने की बात भी कही उन्होंने। जी हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ। हाँ। रविंदर जी से ये पूछिए 2014 में यूरिया का क्या भाव और आज क्या भाव? 2014 में 270 रुपए 50 पैसे का यूरिया का कट्टा था, आज वो 266 रुपए 50 पैसे का है। अब बताइए कि क्या अंतर है? मात्र फिर भी 3 रुपए 4 रुपए कम है आज। 2014 के अंदर डीएपी जो है 1125 रुपए थी, आज वो 1350 रुपए है, मतलब उसके अंदर लगभग मान के चले 225 रुपए का रिजार्ट था। लेकिन मुआवजा हमने कितना दिया वो सुन लीजिए। कांग्रेस सरकार ने 10 साल में 1144 करोड़ रुपया टोटल, 10 साल का। मैं इसमें इनके समय में भी बीमा योजना थी, पहले क्लियर कर दूं, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाई थी, उसका मुआवजा और आपदा प्रबंधन का मुआवजा दोनों को जोड़ के बता रहा हूं। और हमारे समय का मैं कितना बता रहा हूं? 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब बताइए अंतर है या नहीं है? नियत का अंतर है या नहीं है? मेरा केवल ये कहना। अब बात आती है गन्ने के बाद। आज भी हरियाणा प्रदेश, देखिए हरियाणा प्रदेश लगातार देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव देता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब 10 रुपया भाव बढ़ाया तो उस वक्त बड़ा स्पष्ट किया था कि हरियाणा के अंदर गन्ना मिलों की जो स्थिति है उसको देखते हुए सरकार मांग पे 10 रुपया बढ़ा रही है, लेकिन जिस तरह के प्रोग्राम गन्ना मिलों के लिए, जिस तरह की योजनाएं सरकार लाई है कि उनके अंदर पावर प्लांट लगाए जाए, उनके अंदर गन्ने का जो इथेनॉल वगैरह बनाया जाए, जिससे गन्ना मिल भी सर्वाइव करे और प्रदेश के किसान को उसका लाभ भी हो सके और ज्यादा बेहतर दाम मिल सके। ये प्रयास पहले क्यों नहीं किया गया? शाहबाद मिल के अंदर जिस तरह से सरकार ने ये ठीक है, उसका फायदा शाहबाद मिल, तो जिन लोगों का विजन ही नहीं था, जिन लोगों का काम केवल किसान को वोट बैंक समझना था और लगातार किसान की वोट लेके सत्ता में बने रहे, आज किसान उस सच को पहचान चुका है। आज परेशानी क्या हो रही है? किसान आंदोलन का जिक्र मेरे मित्र करते हैं एलएलडी वाले, वो कहते हैं कि किसान इनसे बड़ा नाराज है। किसान आंदोलन के बाद चेतन जी 2 उपचुनाव हरियाणा में हुए, एक एलनाबाद उपचुनाव, दूसरा आदमपुर उपचुनाव। आदमपुर उपचुनाव के अंदर जमानत जब्त हुई एनएलडी की, एलनाबाद उपचुनाव में जमानत किसी जब्त हुई? कांग्रेस की। आदमपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती और एलनाबाद मात्र 5,000 वोट से हम हार गए, जबकि हम सेकंड पार्टी थे। अगर किसान हमारे विरोध में होता तो इनकी जमानतें जब्त कर क्यों करवाता? फिर तो इनको चुनाव जितवा देता, लेकिन जमानतें इनकी जब्त हुई है। तो बात करते हैं उसको भी। ठीक है प्रवीण जी, स्वामी इंद्र जी के पास मैं आना चाहूंगा। स्वामी इंद्र जी, आपने सभी की बातें यहां पर सुनी, बीजेपी की बात भी आपने सुनी, कांग्रेस की बात आपने सुनी और इनेलो की बात भी आपने सुनी। आप पहले जो भी आप इस पे कहना चाहेंगे जिससे जवाब आप दे दीजिए, साथ ही साथ आप कट की बात जो कर रहे थे, जो 32 रुपए जो कट लगाने की बात जो की गई है, उस पर मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है कि वो सरकार वहन करेगी, सरकार देगी जब तक फैसला नहीं आ जाता है केंद्र से। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है और मैंने इसको लेकर तुरंत जितने भी मंडी के सेक्रेटरी होते हैं, लगभग मैंने 5-6 मंडियों फोन किया, उनसे मैंने जानने की कोशिश की क्या सरकार द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन आपको आया है। तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि सरकार ट्विटर और पोर्टल की सरकार है।
यह धरातल पे काम करती नहीं आ रही। मुझे किसी अधिकारी ने नहीं बताया, कहा कि हमारे पास किसी प्रकार की सरकारी कोई जो है नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया हो। तो आप समझ सकते हैं सर, ये सरकार वाहवाही बटोरने के काम करती है और बड़बोली सरकार है, बड़ी बड़ी बात करती है। अगर सरकार वास्तव में किसान के जख्मों में मलहम लगाने का काम करती तो ये 8 साल के शासनकाल के अंदर एक बार भी इन्होंने किसी फसल में बोनस नहीं दिया। आज सरकार का फर्ज बनता है कि वो कम से कम किसानों को बोनस देती। पर मैं समझता हूँ क्योंकि साल जो है 2023 और जो 2024 का जो साल रहेगा, कि चुनावी वर्ष है, सरकार कहीं न कहीं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ऐसी घोषणाएं आपको करती नजर आएंगी। पर मैं अपने किसान साथियों को अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे को ये गुमराह करके कि गन्ने का भाव बढ़ गया और आंध्र प्रदेश के किसानों को, जो कि अब तक इससे पहले किसान का जो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का भाव रहता था, आज हम पिछड़ गए हैं। तो ये जो लिफाफेबाजी सरकार है, इसे हमें बचकर चलना होगा और अपने संघर्ष में ध्यान रखना होगा कि जो किसान यूनियन और किसान है वो बिना संघर्ष के मैं सोचता सरकार से कुछ नहीं ले सकता। और अभी इन्होंने अत्रे जी ने अच्छी बात कही कि सरकारें जो है गन्ना किसान को या तमाम किसानों को उनकी फसल का ज्यादा रेट देना चाहती है। तो मैं सरकार से इनसे पूछना चाहता हूं कि आप एमएसपी गन्ना मिल को देना चाहते हैं और देते हैं, उन्हें आपने गन्ना मिल को चीनी के ऊपर एमएसपी दे रखा है, आप किसान को एमएसपी जो है कानूनी तौर पर क्यों नहीं देना चाहते, क्यों से आप कमेटी बना रहे हैं? जी ठीक है। रविंद्र जुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने बात सुनी और आंकड़े भी आपको गिनवा दिए गए बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कह रहा हूं, मुझे बहुत थोड़ी आवाज आ रही है, मैं सारे उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आंकड़ों का इनकी कोई आंकड़ा मुझे नहीं सुना है, हालांकि थोड़ी थोड़ी बात जरूर सुन रही थी, शायद मेरे फोन में दिक्कत है। तो मैं जो यहाँ पर जो मैंने विषय अपना रखा था, उस विषय को ही आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा। जैसे इन्होंने स्वामी इंद्र जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दिया कि भाई आप एमएसपी की रेगुलाइज गारंटी आप खुद बात करते थे, आप उससे पीछे हटने का काम कर रहे हैं। ये गुजरात के मुख्यमंत्री की दी हुई रिपोर्ट थी, किसी और की नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय सरकार को एक रिपोर्ट दी थी 2011-12 के अंदर। तो उसके ऊपर जो है अभी आज के दिन में पलटने का कोई मतलब इनका रहता नहीं है। अब जहां तक बात आ गई गन्ना किसान की, मैंने उस समय पर भी कहा था, मुझे सबसे बड़ी जो दिक्कत है इनके भावांतर भरपाई योजना, जिनके सबसे ज्यादा ये जो ताली पीटने का काम करते हैं, शब्द का जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके अंदर जो कैपिंग लगाई गई है हर जगह पर, वो सबसे बड़ी समस्या है। आपने गन्ने के प्रोडक्शन में आपने कैपिंग लगाने का काम किया, एक मिनिमम उसके एक जो है बाहर से ज्यादा आप खरीदने का काम नहीं करते एमएसपी, तो आपने प्रैक्टिकली एमएसपी को नलीफाई करने का काम किया है। यदि आप एमएसपी की बात करते हैं तो सभी चीजों को खरीदिए, अनलिमिटेड फसलों को खरीदिए। बताइए कि कैपिंग के बाद में बाकी का गन्ना जो है एक एकड़ में जो पैदावार होगी उसको किसान कहाँ जाकर के फेंकेगा? तो बेसिकली तो आपने रेट जो है पीटने का काम किया ना कि रेट बढ़ाने का काम किया। तो ये तो दावा इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसान भाई बड़े अच्छे से समझते हैं इस चीज को कि कहाँ सरकार ने किसकी जगह पर जो है इनका नुकसान करने का काम किया है। आपने डीजल को मार्केट के साथ में जोड़ करके काम किया, आपने जो है उसके बाद में ट्यूबवेल के कनेक्शनों को पेड करने का काम किया। आज भी ट्यूबवेल के कनेक्शनों की पता नहीं कितनी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। जो ट्यूबवेल के कनेक्शन कभी फ्री में लगते थे, 2.5-3 लाख के अंदर लगाने का आप काम कर रहे हैं। एक नहीं, अनलिमिटेड चीजें ऐसी, कोई एक चीज नहीं मुझे कहने की आवश्यकता है। अब मुआवजे की बात करते हैं, आज के दिन में आप बताइए कि कितना मुआवजा हरियाणा के अंदर कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2-3 साल की तो जीत की मेरे पास में रिपोर्ट है, इनके 2 साल से अभी तक मुआवजा इनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। लोगों ने तहसील तक के अंदर ताला करने का काम किया, तब भी मुआवजा नहीं मिला 2021-22 का। और ये बात करोगे आप मुआवजे की तो उसका भी उत्तर इनको देना बहुत जरूरी है। मेरे खुद के हल्के की बात है, जहां पर जेजेपी का विधायक चुन करके आता है, बाकायदा किसान 1 महीने तक जो है वहां पर 15 दिन तक वहां पर जाकर के तहसील को ताला लगाया था, आज भी मुआवजा उनको मिला नहीं है। ये एक फैक्चुअल चीज है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसके साथ ही फैक्चुअल चीज जो पिक एंड चूज जो मुआवजे के अंदर की गई, अब उस समय पर कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर से विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, उस समय तो उन्होंने बड़ा विरोध कर लिया। चलो ठीक है, आज के दिन में उनका पुत्र भाजपा के अंदर विधायक है, अच्छी बात है। साथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नलवा के अंदर आपने मुआवजा, ठीक है, समय की थोड़ी कमी है। रजवन जी से भी मैं फाइनल कमेंट ले लूंगा। रजवन जी, आप अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए। ये मुआवजे की जो बात हो रही थी, ये भाई ने बताया, तो मैं भी रेवाड़ी की बता देता हूँ। रेवाड़ी में भी 2020-21 का 21-22 का
वहां का भी मुआवजा पेंडिंग पड़ा है। उसके बारे में भी जो कार्यालय की बात आ रही थी तो वहां पर भी ताला लगाया गया था। डीसी साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई मैं जल्दी इसके करवा देता हूँ, 2 महीने का समय मांगा था और अब उनका 2 महीने का भी समय हो गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये हकीकत में आश्वासन तक देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। किसानों की जैसे आय के बारे में जो बता रहा था, मैं एक बताना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। ये 22,64,000 किसानों पर और लगभग 48,000 कर्जा है, 48,000 करोड़ का कर्जा है और ये आरबीआई की रिपोर्ट आई है और ये 2023 की है। और 2019 में 21,44,000 किसानों पर ये 43,206 करोड़ का कर्जा था। मतलब लगभग 5,000 करोड़ का कर्जा 3 साल में बढ़ गया। और फिर उसके बाद हम इनकी बातों से कैसे मान लें कि किसानों का भला कर रहे हैं? वो कर्जा कैसे बढ़ा है वो तो यही बता सकते हैं ना। अगर किसानों को कुछ मिलता और उसके बाद भी अगर कर्जा बढ़ रहा है तो ये तो उसका बेहतर जवाब। ठीक है प्रवीण अत्री जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से आप बात पूरी कीजिए। मैं तो हैरान हूँ रविंदर जी की बात से। रविंदर जी को मेरी बात तो सुन नहीं रही, स्वामींदर की इनको सारी बात सुन ली। मतलब स्वामींदर की बात तो ये सुन रहे थे, उसके ऊपर तो ये अपना वक्तव्य दे रहे थे, लेकिन जब आई मेरे सवालों का जवाब देने की तो कह रहे मेरा फोन शायद ठीक नहीं है, मुझे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, अब बताइए कैसे बहस करूं मैं। चलिए, इन्होंने भावांतर भरपाई योजना का जिक्र किया, हम थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल लेते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर चेतन जी आपने भी देखा होगा, कई बार किसान की स्थिति ये बन जाती थी कि कभी बेचारे को अपना आलू सड़क पे फेंकना पड़ रहा है, कभी अपना टमाटर सड़क पे फेंकना पड़ रहा है। तो हम ऐसे चित्र सुनते थे। क्या अब आपने कभी किसी किसान को अपनी सब्जी सड़क पे फेंकते सुना है? क्यों ऐसा हुआ? भावांतर भरपाई योजना की वजह से। ठीक है प्रवीण जी, में हरियाणा सरकार, ठीक है, समय की थोड़ी कमी है, इस वजह से जी स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, फाइनल का मैंने उनसे भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस डिबेट को यहीं विराम देंगे। स्वामी जी जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। मैं चेतन जी कहना चाहता हूं कि अत्रे जी हमारा समर्थन करें कि सरकार से कम 500 से प्रत्येक क्वार्टर किसानों के लिए बोनस की बात कर रहे हैं। क्या ये समर्थन करते हुए सरकार से बात करेंगे? पानी का दोहन कम से कम हो और उसके लिए किसान भाइयों को कुछ नियम बताना, वो क्या गलत है? लेकिन इसके लिए विपक्ष को बहुत ऐतराज है, इसके ऊपर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।